जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सुबह लेकर आते हैं आपके लिए हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है कि किसानों ने सरकार का नया प्रस्ताव ठुकराया, कहा कानून वापस लेने तक अड़े रहेंगे। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान संघों ने बुधवार को सरकार से कहा कि वह निरर्थक संशोधनों की बात नहीं दोहराए, क्योंकि इन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है। वार्ता के एक और दौर के लिए वह लिखित में ठोस प्रस्ताव दे। किसान नेताओं ने सरकार को चेताया है कि आंदोलन को हल्के में न लिया जाए। किसान संघों ने कहा निरर्थक संशोधन की बात न दोहराएं, लिखित में ठोस प्रस्ताव दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार हमारे आंदोलन को हल्के में न ले। 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भेजा सरकार की चिट्ठी का जवाब। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान संगठन वार्ता करेंगे। यदि वे एक तिथि और समय सुनिश्चित करते हैं तो सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि हम समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें किसानों के पत्र की मुख्य बातें क्या हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को पत्र भेजकर बातचीत की पेशकश ठुकराई है। पत्र की प्रमुख बातें हैं, डॉक्टर दर्शन पाल के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह पत्र सभी संगठनों की राय है। इस बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। किसानों ने सफगोई से वार्ता की है, लेकिन सरकार की तरफ से तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। सरकार ने कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता कर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। यह रवैया किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने पर मजबूर कर रहा है। सरकार अब भी 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क को समझ नहीं पा रही है। सरकार ने चालाकी से बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलटकर पेश किया। ऐसे संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं है। हम साफ कर दें कि हम कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है। किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों को अगली किस्त कल देंगे। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके मुताबिक पीएम किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। 2,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है। यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है। वहीं किसान लगातार इन कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा किसानों को लेकर 25 दिसंबर को भाजपा ने पूरे देश में कार्यक्रम करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोटला में जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से खफा बेदी। फिरोजशाह कोटला मैदान पर डीडीसीए के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी खफा है। उन्होंने क्रिकेट संघ से उनका नाम दर्शक दीर्घा से हटाने के लिए कहा है। उनके नाम पर दीर्घा 2017 में बनाई गई थी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ पर बरसते हुए बेदी ने भाई भतीजावाद और क्रिकेटरों से ऊपर प्रशासकों को रखने का आरोप लगाते हुए संघ की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने डीडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष और अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को लिखे पत्र में कहा कि मैं काफी सहनशील इंसान हूं, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। डीडीसीए ने मेरे सब्र की परीक्षा ली है और मुझे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
बेदी ने कहा, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरा नाम उस स्टैंड से हटाने का अनुरोध कर रहा हूं जो मेरे नाम पर है, या तुरंत प्रभाव से किया जाए। मैं डीडीसीए की सदस्यता भी छोड़ रहा हूं। जब बेदी के पत्र पर जवाब के लिए डीडीसीए को संपर्क किया गया तो उसने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मत फीसद व सीटों के साथ भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा बड़े फायदे में रही है। उसने 75 सीटें जीती हैं। 7 दलों के गुपकार गठबंधन को बेशक सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन भाजपा सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनकर उभरी है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सीटें जीत सकी है। वहीं आपको बता दें, निर्दलीयों को 50 सीटें मिली है और कांग्रेस ने 26 सीटों पर कब्जा जमाया है। भाजपा ने ही राज्य में अधिकतम मत फीसदी भी हासिल किया है। भाजपा को 38.74% मत मिले हैं, वहीं गुपकार गठबंधन को 32.96% मत मिले हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला नीत 7 साल दलों के गुपकार गठबंधन ने 20 में से 6 जिलों में और भाजपा ने 5 जिलों में बहुमत हासिल किया है। गुपकार गठबंधन को भाजपा पर 6 और जिलों में बढ़त हासिल हुई है, क्योंकि वह उन जिलों में बहुमत से सिर्फ 1 या 2 सीट दूर है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने डीडीसी चुनाव में 278 सीटों के चुनाव नतीजे घोषित किए हैं। केंद्र शासित राज्य के जम्मू क्षेत्र में भाजपा का बोलबाला रहा है। साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आवाम की जीत बताया। साथ ही यह जम्मू और कश्मीर के आने वाले सुनहरे कल की आशा और इसके प्रति यहां जनता के विश्वास की जीत है। गृह मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भाजपा को अपने दम पर डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए मतदान करने पर केंद्र शासित प्रदेश के भाइयों एवं बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भाजपा के लिए ये चुनावी नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक है। वहीं आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा को राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहिए और एनआईए, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं नई दिल्ली में बैठकर सरकार चला रहे लोगों को कहना चाहती हूं कि मुझसे राजनीतिक तरीके से लड़े। भाजपा मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ रही है। एनआईए ने पीडीपी के युवा नेता वहीदुर रहमान प्यारा को गिरफ्तार कर उन पर दबाव डाला। क्योंकि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, वे मुझे आतंकी मामलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने गुपकार गठबंधन को खारिज कर दिया है और भाजपा का समर्थन किया है, जिसने पहली बार कश्मीर में 3 सीटों पर जीत दर्ज की है और यह पार्टी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह है। डीडीसी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए और इसके लिए चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां प्रशंसा के पात्र हैं। वहीं आपको बता दें कि अंटार्कटिका में भी पहुंच चुका है कोरोना विषाणु। जी हां, कोरोना विषाणु संक्रमण अंततः पृथ्वी पर मौजूद सभी महाद्वीपों पर पहुंच चुका है। चिली के अधिकारियों ने घोषणा की है कि अंटार्कटिका में 2 सैन्य शिविरों में तैनात और महाद्वीप में नौसेना की एक नौका पर मौजूद कुल 58 लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए हैं। अंटार्कटिका में मौजूद किसी देश ने वहां संक्रमण के मामले सामने आने की अभी तक पुष्टि नहीं की है। चिली की सेना ने सोमवार को घोषणा की कि जनरल बर्नार्डो ओहिगिंस रिकेल्मे अंटार्कटिका शिविर में 36 लोग संक्रमित पाए गए हैं। चिली के बियो क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को बताया कि चिली की नौसेना के सार्जेंट एल्डिया आपूर्ति पोत पर सवार लोगों में से 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मैगलेस के क्षेत्रीय स्वास्थ्य सचिव एडुएंडो कास्टिल्लो ने बताया कि लास एस्ट्रेलास गांव में भी एक मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 11 यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है।
जेनेस्टिक्स डायग्नोस्टिक सेंटर के संस्थापक गौरी अग्रवाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की कोरोना वायरस की जांच का काम जेनेस्टिक्स डायग्नोस्टिक सेंटर को सौंपा गया था। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बुधवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोविड-19 के नए स्वरूप के भी 2 मामले ब्रिटेन में मिले हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 छात्रों को प्राचार्य दे सकेंगे दाखिला। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के प्राचार्य अब अपने अधिकार से अपने कॉलेज में 5 विद्यार्थियों का दाखिला स्नातक पाठ्यक्रमों में दे सकेंगे। इनमें से 2 विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति ली जाएगी। मतलब तय कट ऑफ से 10% नीचे रहने वाले विद्यार्थियों को भी इसके तहत अब दाखिला संभव हो गया है, जबकि अब तक दाखिले केवल कट ऑफ के आधार पर ही होते थे। दाखिला देने को लेकर प्राचार्य को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अब यह विशेषाधिकार मिल गया है और अब वे अपने संस्थान में 5 छात्रों का दाखिला विशेषाधिकार के तहत कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि प्रयागराज के फूलपुर में एक इफ्को प्लांट में गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फूलपुर स्थित इफ्को के उर्वरक संयंत्र में अमोनिया गैस के रिसाव की घटना में सहायक प्रबंधक और उप प्रबंधक की मौत हो गई तथा 16 अन्य कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। कंपनी ने बुधवार को बताया कि रिसाव को जल्द रोक दिया गया और कुछ ही समय में स्थिति सामान्य हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि गैस रिसाव से 16 अन्य कर्मचारी प्रभावित हुए और इनमें से 3 संविदा कर्मियों समेत 14 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इन सभी की हालत स्थिर है, जबकि 2 कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। वहीं इफ्को ने कहा कि हमारे आपात प्रतिक्रिया समूह, अग्निशमन सुरक्षा टीम और संयुक्त परिचालन करने वाले कर्मचारियों ने बहादुरी से काम किया है। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में निर्दलियों के हाथ सत्ता की चाबी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। जीतने वाले निर्दलीयों में उन नेताओं की संख्या ज्यादा है जो चुनाव से पहले अलग अलग दलों में सक्रिय थे। डीडीसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन लोगों ने निर्दलीय दम दिखाया। जीतने वाले ऐसे उम्मीदवारों को लेकर भाजपा, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी तीनों ही दावे करने में जुट गए हैं। साथ ही खरीद फरोख्त के प्रयास के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। जिला विकास परिषद के प्रथम चुनाव में फारूक अब्दुल्ला नीत 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने 20 में से 6 जिलों में और भाजपा ने 5 जिलों में बहुमत हासिल कर ली है। हालांकि गुपकार गठबंधन को भाजपा पर 6 और जिलों में बढ़त हासिल है, क्योंकि वह उन जिलों में बहुमत से सिर्फ 1 या 2 सीटें दूर है। श्रीनगर और पुंछ जिले में निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी है, क्योंकि इन दोनों जिलों में उन्होंने 7 सीटें जीती हैं। खबर लिखे जाने तक पुंछ जिले में एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहा है, जहां मतगणना चल रही है। गुपकार गठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज कर पहले डीडीसी चुनाव में जीत का परचम लहराया है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिलों, जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिले की एक सीटों के परिणाम आने अभी बाकी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों पर मतदान 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में 19 दिसंबर को पूरा हुआ था और मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव था। साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर के प्रथम जिला विकास परिषद चुनाव में बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला, जहां 19 सीटों पर जीत हार का अंतर 100 से भी कम वोटों का रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन 19 उम्मीदवारों में से 8 निर्दलीय हैं, जबकि भाजपा के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 2 तथा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार हैं। पुलवामा जिले के ददसरा निर्वाचन क्षेत्र में
निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सिख समुदाय के अवतार सिंह ने सिर्फ 3 वोट से जीत हासिल की। सिंह को 246 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एवं नेका उम्मीदवार अली मोहम्मद भट्ट को 243 वोट मिले। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जी हां, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने के साथ दिल्ली का तापमान शुक्रवार को 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में जहां बुधवार को कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी रहा। राजस्थान के सीकर में पारा 4 डिग्री पर रहा, जबकि हिसार, आदमपुर तथा लुधियाना में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। आईएमडी के अनुसार सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं लोधी रोड मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ लौट चुका है, इसलिए तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर हरियाणा और पंजाब में बुधवार को ठंड का प्रकोप जारी रहा। हिसार, आदमपुर तथा लुधियाना में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। हरियाणा के हिसार में तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में भी सर्दी का असर जारी है और राज्य में सीकर सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के 24 घंटे में 23,950 नए मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना विषाणु संक्रमण के 23,950 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 1,99,066 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 333 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,46,444 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार 96,63,382 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 95.69% हो गई है। कोरोना के उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम रही। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,89,240 है, जो कुल मामलों का 2.86% है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार 22 दिसंबर तक कुल 16,42,721 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई। इनमें से 10,98,164 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। 24 घंटे में जिन 333 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 75, पश्चिम बंगाल के 38, केरल के 27 और दिल्ली के 25 लोग थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 1,46,444 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि फरार खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फरार खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर के साइप्रस के निर्वासन पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उसे गिरफ्तार कर दिया। निज्जर को कथित तौर पर अलग खालिस्तान राज्य बनाने के लिए भारत में फिर से सिख आतंकवाद को जन्म देने की आपराधिक साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनआईए ने पिछले साल जनवरी में आरोपी हरपाल सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि निज्जर मुख्य साजिशकर्ता हरपाल व मोइन खान सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। उन्होंने कथित तौर पर अलग खालिस्तान राज्य बनाने के मकसद से सिख आतंकवाद को जन्म देने की आपराधिक साजिश रची थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि 8 माह में संक्रमण दर पहली बार सबसे कम। जी हां, दिल्ली में संक्रमण दर 8 महीनों में सबसे कम रही है। बुधवार को संक्रमण दर 0.99% दर्ज की गई। पिछले 3 दिनों से 1,000 से कम नए मामले सामने आए हैं।
बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिदिन 80,000 जांच कर रही है। इस समय दिल्ली में पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में 939 कोरोना के नए मामले सामने आए और वहीं संक्रमण दर 1.14% थी, जबकि दिल्ली में कुल 82,000 टेस्ट किए गए थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर लगातार घट रही है और बीते 8 महीनों में यह दर सबसे कम रही है। दिल्ली सरकार ने टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को पहले चरण में कोरोना टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में इंग्लैंड से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों का पता लगाया जा रहा है। हम उन सभी यात्रियों की पहचान व जांच शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संक्रमण से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका मास्क पहनना और नियमित रूप से सावधानी बरतना है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 871 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से 18 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण की दर बुधवार को 0.99% रही, जबकि मृत्यु दर 2.74% रही। बुधवार को 87,861 कोरोना जांच की गई थी। 24 घंटे में 1,585 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इस समय दिल्ली में 8,003 सक्रिय मामले हैं और 4,155 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। 24 घंटे में 45,816 आरटीपीसीआर व 42,045 एंटीजन जांच की गई हैं। दिल्ली में अब तक इस बीमारी से 60,19,618 मरीजों को संक्रमण हो चुका है और इन मरीजों से 6,01,288 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 10,347 मरीजों की जान इस बीमारी से गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक 3500 से ज्यादा सील क्षेत्र हैं। जी हाँ, दिल्ली वाले आज भी 35,000 से अधिक सक्रिय सील क्षेत्र में कैद हैं। जहां एक तरफ बेफिक्र होकर दिल्ली वाले दौड़ रहे हैं, वहीं इन क्षेत्रों में कोरोना के सक्रिय मामले होने की वजह से आज भी तय नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ रहा है। इस समय सक्रिय सील क्षेत्रों की संख्या 3509 है। सरकारी एजेंसियों के पास नए मामले सामने आने के बाद नए क्षेत्रों को सील करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें दिल्ली में अब तक 14,936 सील क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। 22 दिसंबर की रिपोर्ट के क्षेत्र मुताबिक इन सील क्षेत्रों में से 9,103 सील क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त होने के बाद खोला जा चुका है, जबकि 2,324 ऐसे सील क्षेत्र हैं जिन्हें सरकारी एजेंसियां खोलना चाहे भी तो उन्हें तत्काल खोला जा सकता है। इन क्षेत्रों को खोलने के लिए अधिकारियों की मंजूरी मिलने का इंतजार है, इसीलिए केवल 3509 क्षेत्र ही सरकारी एजेंसियों की सक्रिय सील क्षेत्र की श्रेणी में शामिल है। वहीं आपको बता दें दिल्ली में सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं। इस इलाके के शाहदरा जिले को सील क्षेत्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सबसे कम सील क्षेत्र है। वहीं दिल्ली का सबसे पॉश इलाके नई दिल्ली में सील क्षेत्रों की संख्या शाहदरा के आसपास ही है। दिल्ली में केवल 4 ही जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम सक्रिय सील क्षेत्र हैं। इन जिलों में नई दिल्ली, शाहदरा, पूर्व व उत्तर पूर्व शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पीएनबी के पूर्व मुख्य प्रबंधक गबन के आरोप में गिरफ्तार किए गए। पंजाब नेशनल बैंक के एक पूर्व मुख्य प्रबंधक को 2.5 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने 2 जानकारों के नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर बैंक से 2.5 करोड़ रुपए का लोन पास करवाया था और बाद में पैसे का गबन कर लिया। यही नहीं, आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस मोटी रकम को एनपीए घोषित करवा दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुख्य प्रबंधक द्वारका सेक्टर 10 निवासी 63 साल के शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, विकासपुरी निवासी 29 साल का अंकित सागवान और विकास नगर निवासी 31 साल के सुनील सरकी के तौर पर हुई है। हैरानी की बात यह है कि सुनील आरोपी के घर कार धोने का काम करता था। आरोपी ने उसके नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए थे और साथ में पूछताछ में आरोपी शैलेंद्र ने बताया कि उसे बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव था।
और उसे बैंक व्यवस्था की खामियों की भी अच्छी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने लोन पास करवाया था। आर्थिक अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त ओपी मिश्रा ने बुधवार को बताया कि शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुनील ने 2013 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन लिया। उसने बताया कि वह कपड़ों का कारोबार करते हैं। उसने जिस संपत्ति के दस्तावेज गिरवी रखे वो जांच में फर्जी पाए गए। साथ ही बाद में ना तो लोन लेने वाले का पता चला और ना ही उसकी गारंटी देने वालों का। इसकी वजह से 2014 में इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। इस बाबत नजफगढ़ थाने में 2015 में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसकी जांच नवंबर 2018 में शाखा को सौंपी गई। वहीं जांच में पता चला कि बैंक के मुख्य प्रबंधक शैलेंद्र कुमार उपाध्याय को बैंक के कार्य के बारे में अच्छे से जानकारी थी। उसने अंकित सागवान और सुनील के साथ मिलकर ये खाता खोला और फर्जी दस्तावेजों पर उन्हें लोन दे दिया। उसमें मौजूद सभी क्रेडिट लिमिट लेने के बाद ये आरोपी फरार हो गए। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।